देखिए ये ऋचा जी हैं, इनका बिहार में आरओ के लिए सिलेक्शन हुआ है, बीपीएससी में आरओ के लिए। इन्होंने मैसेज किया था। टेलीग्राम बंद था, कुछ जगहों पर भी ओपन हो गया है। जियो के सिम में चलने लग गया है, एयरटेल में आज शाम तक चलने लग जाएगा। तो जैसे जैसे टेलीग्राम ओपन हो रहा है वैसे वैसे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं। ये ऋचा जी हैं और इनका आरओ के लिए सिलेक्शन हो गया है। उसी तरीके से ये सैन है जिनका बीपीआरओ पद के लिए हुआ है, पंचायती राज जो ऑफिसर होता है उसके लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। इन्होंने भी सुबह सुबह मैसेज किया था। ये सुमित जी हैं, इनका डीवाईएसपी के लिए हुआ है और बीपीएससी में इस बार ही डीवाईएसपी के लिए। पहले भी ये कार्यरत थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनका जॉब था तो वहाँ पर भी ये कार्य कर रहे थे। इनका भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। इनसे बात भी मैं करवा दूंगा आप लोगों की मार्गदर्शन के लिए। फ़िलहाल तो पीटी पर ध्यान दीजिए, लेकिन उसके बाद मैं इनके रेगुलर टच में रहूँगा तो किसी दिन हम लोग बात कर लेंगे। शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल पर। आज 23 जून 2026 है और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का यह वीडियो होगा। रिजल्ट दिखाने का उद्देश्य मैंने टेलीग्राम पर भी डाला था। प्रचार प्रसार है क्या? हाँ, वो भी है। डिजिटल युग है, बताना पड़ता है बच्चों को कि रिजल्ट आया है। क्या इसमें हमारी गलती है? नहीं, ये आप सबकी गलती है कि आप केवल रिजल्ट देख करके किसी संस्थान को बेहतर और किसी को खराब आंकते हैं। जो भी है, रिजल्ट तो आना ही चाहिए। बहुत सारे बच्चों का आया है, मैंने एक भी इस तरह के बच्चों के बारे में पोस्ट नहीं किया है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सामने से मुझे अप्रोच नहीं किया है, जिन्होंने सामने से मैसेज किया है, बताया है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, उनके बारे में आपको बताया है। नॉट अ सिंगल। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ना तो मेरे पास किसी का रोल नंबर होता है, ना फ़ोन नंबर, कुछ नहीं, नथिंग। हाँ, पता होता है कि इनका एग्ज़ाम था तो मैं एक बार ज़रूर पूछता हूँ आपका हुआ नहीं हुआ। कंसर्न होता है, बच्चे मेहनती होते हैं तभी तो यहाँ तक पहुँचते हैं, तो इसलिए पूछता हूँ। कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं वो, तो उन्हें मोटिवेट भी करना होता है। क्या सा पढ़ेंगे आज हम लोग? तो कुछ योजनाएँ हैं, 2 योजना हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना करके है, कौशल विकास योजना है। 2 योजनाएं हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हेडलाइन देखिए क्या है। इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें जो एमपी के मुख्यमंत्री जी हैं, इन मुख्यमंत्री जी का परिवार जो है उनका विकास बहुत बेहतर तरीके से हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। उज्जैन में तो आधा उज्जैन ही खरीद लिया इन्होंने। उज्जैन में इनके फैमिली के नाम पर जो लैंड्स थे उनकी संख्या 2023 से 2026 में 2 गुनी हो गई है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा पेज ही छापा है, यहाँ तो शुरुआत है, पूरा पेज ही छापा है किस प्रकार से मोहन यादव जी जो हैं वो अपने परिवार के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो सबका विकास, सबका जो साथ है वो केवल इनके परिवार तक सीमित हो गया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन ने छाप दिया है। बिल्कुल सही छापा है, बताना भी चाहिए। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और यह घटना नहीं है, ये प्लान्ड मर्डर है। 15 लोगों की मृत्यु हुई है। लखनऊ में आग लग गया एक कोचिंग सेंटर में। बहुत सारे बच्चे थे, उनके फायर का इंतज़ाम नहीं होता है। बिहार में भी कुछ दिनों से आप चर्चा में सुन रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज में क्लास चलती हैं। फायर डिपार्टमेंट ने अभी किया है, केजीएस खान सर के इंस्टीट्यूट का अभी इंस्पेक्शन किया है। आप घटनाओं का वेट करते रहते हैं क्या? पिछले साल दिल्ली में बेसमेंट में बच्चे डूब करके मर गए थे, उसके बाद से कितने सारे कोचिंग वहाँ पर सील किए गए। लखनऊ में क्यों नहीं हुए? बिल्डिंग रहती है छोटी सी, गेट उसमें रहता नहीं है। फायर ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करने वाले अपना जेब में पैसा डाला और घर निकल गए। अभी 15 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, कितने ही बच्चे इसमें शामिल होंगे। सोचिए ज़रा उस पिता की स्थिति जिसको फ़ोन किया उन्होंने कि मुझे बचा लीजिए, क्या स्थिति रही होगी उस परिवार की अभी। तो ये नेग्लिजेंस है। आप जब ऑफिसर बनते हैं तो इसलिए हर छोटा नियम कानून जो बनाया गया है देश में वो बहुत मायने रखता है कि उसका आप इम्प्लीमेंटेशन सही प्रकार से करें। क्योंकि जब कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, रूल एंड रेगुलेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसको हम घटना कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली में यह भ्रष्टाचार के शिकार हुए लोग हैं जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई है। पढ़ेंगे हम लोग अर्बन फायर को, एक दिन पढ़ेंगे डिटेल में ही, समझेंगे क्या है। फिलहाल में शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है। एनएसडीसी क्रैकडाउन कंटिन्यू है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाएं। मैंने आपको पहले ही समझाया एक चीज़, इथिक्स में यूपीएससी की तैयारी अगर आप करते होंगे तो इथिक्स पेपर 4 में एक चीज़ पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से
जिस चीज़ के लिए जो पैसा आपको आवंटित किया गया है उसी चीज़ पर आपको उसको खर्च करना है। जिस चीज़ के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसको उसमें पालन करवाना आवश्यक होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, योजनाओं का खराब इम्प्लीमेंटेशन, भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से होती है। उदाहरण हमें केवल योजनाओं में ही नहीं मिलती, बल्कि अभी जो लखनऊ वाला आपको उदाहरण दिया वो भी तो यही है। इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी, सुना होगा आपने। वहाँ पर 5 बेड की अनुमति थी, उन्होंने 15 लगाए हुए थे। तो ये भी क्या था, जो सरकार के रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फॉलो नहीं किया गया। अधिकारी जो आप बनेंगे उन्होंने उसको लागू नहीं किया। क्यों नहीं लागू किया? अक्षमता एक हो सकता है, कदाचार हो सकता है, यही 2 कारण होते जिसके कारण से उन्होंने लागू नहीं किया। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत ही शानदार योजना है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में खामियां आ रही है। कई सारे जगहों पर देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने लगभग 20 वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमुख कौशल परीक्षण योजनाएं PMKVY में उजागर की गई कथित अनियमितताओं के कारण हुई है। कैग ने कहा है कि इस योजना में बहुत सारी खामियां हैं, सही से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों की इसमें बू आ रही है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अब एक्शन शुरू हुआ है, अब उनसे जवाब मांगा जाएगा। लेकिन इस जवाब मांगने के क्रम के दौरान या इस योजना को जो 10 वर्षों में लागू किया गया, अगर ये योजना लागू हो जाती तो कितने बड़े स्तर पर स्किल्ड लोग हमारे पास होते। हम जब बात करते हैं कि हम चाइना से या US से compete करें, तो हम क्यों नहीं compete कर पाते हैं? स्किल के कमी के कारण से। तो ये योजनाएं अगर सही प्रकार से इम्प्लीमेंट हो, सही प्रकार से स्किल मिले लोगों को, तो क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा भाई। तो एक चीज़ का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना कहाँ पर इम्पैक्ट डालता, ये आपको दिख रहा होगा कि पूरे दुनिया में हम जो compete करना चाहते उसमें हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सरकार का हर तंत्र सही प्रकार से काम करे। विशिष्ट आरोप और खामियां क्या क्या इसमें, नोटिस में कर्मचारियों के खिलाफ कई प्रणालीगत विफलताओं को सूचीबद्ध किया गया है। बाजार के मांग के अनुसार उम्मीदवारों के लिए जॉब रोल कार्य भूमिका का चयन न कर पाना, मान्यता और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन न करना, उम्मीदवारों के लिए आधार आधारित उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफलता। यानी कि दिखा तो दिया कि हमारे यहाँ इतने उम्मीदवार आए स्किल लेने के लिए, लेकिन सब कागजों पर आधार के साथ जब आप प्रमाणित करोगे तो आपको आधार डेटा देना पड़ेगा। उसमें तो बायोमेट्रिक लगता है, वो तो डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता। बायोमेट्रिक एक बार को आधार कार्ड डुप्लीकेट बन सकता है, बायोमेट्रिक कैसे डुप्लीकेट बनाओगे आप? तो वो यहाँ पर किया गया। इसका मतलब क्या है, जितना कागज़ों पर दिखाया गया कि स्किल्ड हुए हैं उतना वास्तविकता में नहीं है। ये है इसका स्पष्ट मतलब। पृष्ठभूमि और पिछली कार्रवाइयाँ क्या हैं? यह हालिया कदम पिछली कार्रवाई के बाद उठाया गया, जहां NSDC ने अपने CEO का कार्यकाल बीच में ही समाप्त कर दिया था। इसके अलावा कुछ महीने पहले NSDC ने एक पुलिस शिकायत भी दर्ज की, जहां आरोप लगाया गया कि कुछ शीर्ष अधिकारी धन के गबन में भी शामिल हैं। इसके बाद से ही यहाँ पर कार्रवाई होना शुरू हो गया। तो ऊपर से कैग ने भी फिर रेड फ्लैग दिया कि भाई ये योजना सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, नाम कुछ और लिखा हुआ है और वास्तविकता तो कुछ और ही है। अब इस योजना के बारे में ज़रा समझते हैं कि क्या है ये योजना कब शुरू किया गया था भाई। तो इस योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 ईस्वी को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की गई थी। यह कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। कभी भी ध्यान से अगर समझने का प्रयास करेंगे, गंभीरता से ऊपर ऊपर पढ़ने के बजाय, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नॉर्मल जो ग्रेजुएट करते हैं BA, MA, MCOM, BCOM या BBA भी आजकल जोड़ लीजिए, तो उनमें जॉब स्किल की कमी होती है, जॉब आपको नहीं मिलेगा। ये सत्य है आज की दुनिया में। आप या तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं या तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी स्किल हासिल करना पड़ता है, कोई भी कौशल, किसी भी क्षेत्र में कौशल हो, उसी को लेकर के ये योजना शुरू की गई थी कि जो ग्रेजुएशन हो गया है या कोई भी बच्चा जिसके पास में स्किल नहीं है उनको स्किल हम दे सकें। इसके बाद से स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया की बात आती है। तो ये सब ज़रूरी थी। अगर एक दूसरे से ये तभी सफल हो पाती जब सारी योजनाएं जो हैं वो सही प्रकार से इम्प्लीमेंट होता, क्योंकि स्किल्ड फोर्स नहीं होगा तो स्टार्टअप कैसे खड़ा किया जाएगा कोई।
तो ये यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता थी कि योजनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर से एक का इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो सारी योजनाएं जो हैं विफल होने लग जाती हैं। भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे बेहतर आजीविका और रोजगार हासिल कर सकें। उद्योग प्रासंगिक मतलब इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल, इंडस्ट्री में चाहिए। आज के समय में एआई सही से प्रॉम्प्ट जो लिख पाए, और आप आज के समय में सीख रहे हैं कि HTML में कोडिंग कैसे करते हैं, तो भाई ये तो 5 मिनट में एआई करके दे देता है ना। तो ये कोडिंग क्यों सीख रहे हो आप? आज के समय में तो ये सीखना है कि भाई एआई को कैसे यूज किया जाता है। तो ये क्या है? रेलेवेंट, कि समय के साथ स्किल बदलते हैं। कि अब आज के समय में कोई कोबोल सीख करके आएगा, बरसों पुरानी लैंग्वेज, तो वो कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है। पूर्व अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का रिग्रेशन ऑफ प्रायर लर्निंग के तहत मूल्यांकन और प्रमाणीकरण करना। देश के कार्यबल की उत्पादकता को बढ़ाना, मांग और आपूर्ति के बीच कौशल अंतराल को कम करना, जिससे क्या हो, स्किल्ड वर्कफोर्स हो हमारे पास। स्किल्ड वर्कफोर्स का क्या तात्पर्य होता है? जैसे गैस चूल्हा है, गैस चूल्हे के फैक्ट्री में कभी आप गए हैं छोटे स्तर के, कि कितना तेज़ी प्रकार से उसको असेंबल किया जाता है। अगर कोई सेमी स्किल्ड पर्सन है तो वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चूल्हा बना लेगा, मान लीजिए। अगर वो हाईली स्किल्ड है तो एक दिन में वो 20 से 25 चूल्हा तक बना सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा स्किल्ड है तो 40 क्रॉस कर जाएगा एक दिन में। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब हम ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा था। मुख्य रूप से स्कूल कॉलेज ड्रॉपआउट्स, बेरोजगार युवा। आवेदक के पास एक वैध आधार कार्ड, एक बैंक खाता होना अनिवार्य है। उम्मीदवार की आयु योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। आमतौर पर कार्यशील वर्ग 15 से 45 वर्ष की उम्र में हो, कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट हो, बेरोजगार हो, आधार कार्ड आपके पास में हो, बैंक खाता हो, बस आपका स्किल यहाँ पर किया जाएगा। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। परीक्षार्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा था। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा लागू किया जाना था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत में यह योजना आती है। इसके अलग अलग चरण भी आए। सबसे पहला चरण था 1.0 जो 15-16 ईस्वी में था। फिर 16 से 20 के लिए दूसरा लाया गया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को जोड़ने के लिए। उसके बाद से तीसरा लाया गया, कोविड-19 महामारी के बाद कौशल आवश्यकताओं पर केंद्रित किया गया, जहां जिला कौशल समिति, राज्य कौशल विकास मिशन सभी को इसमें जोड़ दिया गया था। फिर चौथा लाया गया 2023-24 में इसको घोषित किया कि इसका फोकस ऑन जॉब ट्रेनिंग और उद्योगों की सीधी भागीदारी पर थी। इसमें इंडस्ट्री 4.0 अर्थात कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, इनसे जुड़े हुए स्किल की ट्रेनिंग इसमें दी जा रही थी। तो ये योजनाओं के अलग अलग चरण हैं जो समय के साथ में लाए गए हैं। इसके बारे में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट योजना पर चलते हैं जिसको लेकर के चर्चा में है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 70 लाख जॉब क्रिएटेड अंडर PMVBRY योजना। क्या है भाई? विकसित भारत रोजगार योजना इसका नाम है। क्या नाम है? विकसित भारत रोजगार योजना। अंतर क्या है? वो स्किल का योजना, स्किल से जुड़ी हुई योजना थी। स्किल मिलेगा आपको उसमें, इसमें रोजगार मिलेगा आपको। तो ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। ये 2025 में शुरू हुई, वो 2015 में शुरू हुआ। तो दोनों टोटली डिफरेंट योजना है, तो ये ज़रूर याद रखेंगे। मोदी जी और मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इंग्लिश में भी यही नाम है, PMVBRY के तहत 2400 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन वितरित किए गए हैं। 2400 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन जो हैं वो वितरित किए गए हैं। अब तक इस योजना के 70 लाख रोजगार सृजित किए जा चुके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन किसको मिला है 70 लाख रोजगार? भाई 70 लाख तो देश में युवाओं को अगर वाकई रोजगार मिल जाए तो क्या ही कहना भाई, सारी बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। वैसे बेरोजगारी में कमी आई है। अज्ञे नहीं, क्या नाम है, मैं नाम ही भूल जाता हूँ। वो बोलते हैं कि देश की आधी रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या उस समय ख़त्म हो जाती है जब अपने किसी रिश्तेदार का जॉब लग जाता है, और संपूर्ण रूप से बेरोजगारी उस समय ख़त्म हो जाती है जब खुद का जॉब लग जाता है। तो अगर आपकी जॉब लग गई है तो अब तो देश में बेरोजगारी ख़त्म हो चुकी है। तो ये यहाँ पर ज़रूर ही अप्लाई होता है, ये याद रखिएगा, कहीं पर कोट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, क्या है ये योजना? भारत सरकार द्वारा औपचारिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, औपचारिक का मतलब फॉर्मल सेक्टर,
मतलब जॉब जो होगा वहाँ पर निश्चित मानदंड में पे मिलेगा। इनको एक पे होता है वो आपको मिलेगा कि कम से कम इतना तो देंगे ही। उसके साथ साथ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी हो सकती है कि आपको जीवन का टर्म इंश्योरेंस जिसको कहते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं आपको मिल सकती है। छोटा मोटा पीएफ का भी हो सकता है या फिर पेंशन से जुड़ी हुई किसी योजना में आपका निवेश होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ में क्या होता है भाई, इसमें छुट्टियां भी शामिल होती हैं और रेगुलेशन के तहत में आपको कभी भी हटाया भी नहीं जा सकता। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर है ये, कि जहाँ पर आप जॉब करते हैं तो फॉर्मल सेक्टर, रजिस्टर्ड होते हैं आप और आपको बेसिक सुविधाएं मिलती है। इसको हम लोग फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। इसमें छुट्टियां भी होती हैं। इनफॉर्मल का क्या होता है, कभी भी कैसे भी कितना भी खटाओ, पेंशन दो, वेतन दो, ना दो, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो औपचारिक क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे थे। तो इस प्रकार के क्षेत्र में जो लोग पहली बार रोजगार प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए क्या बोला गया है, औपचारिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और पहली बार नौकरी पाने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू हुई है। 1 अगस्त 2025 से इसे लागू किया गया है। 1 अगस्त 2025, 1 साल होने वाला है। कुल बजट बहुत बड़ा बजट है, 99,000 करोड़ का बजट है। रोजगार सृजन का लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है 2 साल की अवधि के भीतर। प्रमुख लाभार्थी, उम्मीद है कि इसके तहत लगभग 1.92 करोड़ ऐसे युवाओं को लाभ मिलेगा जो पहली बार वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं। इस प्रकार के युवाओं को हमें लाभ पहुंचाना है। इस योजना में कर्मचारी और नियोक्ताओं, नौकरी देने वाले कंपनी दोनों के लिए मौद्रिक प्रोत्साहन है। ऐसी कंपनी जो पहली बार रोजगार प्रवेश करने वाले युवाओं को रोजगार देंगे और ऐसे व्यक्ति जो इस रोजगार के लिए जा रहे हैं, उन दोनों के लिए इसमें प्रोत्साहन की बात की गई है। उन दोनों को सपोर्ट किया जाएगा, कंपनियों को भी किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि एआई आने के बाद एंट्री लेवल के जॉब जो हैं मैक्सिमम छट गए हैं, बंद हो गए हैं, क्योंकि वो सारा काम जो है वो एआई कर रहा है। पहली बार नौकरी पाने वाले फर्स्ट टाइम युवा जो हैं 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि के पात्र हैं। नियोक्ताओं के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करने वाले नियोक्ताओं प्रति नए अतिरिक्त रोजगार के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक के प्रोत्साहन के पात्र होते हैं। तो ये नियोक्ता के लिए और एम्प्लॉय दोनों के लिए यह बनाया गया है कि किसको कितना पैसा देना है। मार्च 2026 तक अब तक इस योजना में 70 लाख नौकरियां सृजित की जा चुकी हैं। लगभग 20 लाख युवाओं ने अपनी पहली नौकरी में सफलतापूर्वक 6 महीने भी पूरे कर लिए हैं। 6 महीने का यह मील का पत्थर पूरा करने वाले लगभग 10 लाख युवाओं के बैंक खातों में 2,000 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जो है टोटल मिला करके बांट दिया गया है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में सवाल पूछ सकता है। महत्व क्या है? महत्व है कि रोज़गार में लोगों को प्रवेश करवाना और औपचारिक क्षेत्र में लोगों को रोज़गार देना। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। ये टॉपिक आया कहाँ से? तो एक पिताजी थे और वो अपने 5 साल के बच्चे को लेकर के स्कूल छोड़ने जा रहे थे फुटपाथ से चलते हुए। तो एक ट्रक ने आकर के उन दोनों को कुचल दिया। अपने देश में ऐसा होता है कि भाई इस तरह की घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं। रोड एक्सीडेंट दुनिया में सबसे अधिक में भारत का भी नाम आता है। क्यों? क्योंकि सड़क पर चलने में भी लोगों का भी उस प्रकार से डिसिप्लिन नहीं किया गया है और ट्रैफिक डिसिप्लिन तो अपने देश में है ही नहीं। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ ये अधिकार दिया है मूल अधिकार के तहत। तो राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ, लेकिन फुटपाथ है कहाँ सभी सड़कों पर? नहीं है। सड़कों की चौड़ाई इतनी है कि 2 गाड़ी किसी प्रकार से मुश्किल से एडजस्ट हो जाते हैं। तो राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ जो दिया है, पहले फुटपाथ तो दो, फिर तो उस पर वॉक करेंगे कोई। तो ये यहाँ पर मुद्दा है। राइट टू वॉक को हम लोग फुटपाथ पर समझेंगे कि क्या है, किस आर्टिकल के तहत में दिया गया मूल अधिकार और कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, क्यों दिया गया है, कौन सा फैसला है, सभी चीज़ों को ज़रा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून दिल्ली में अगर आप आते हैं तो फुटपाथ आपको दिख जाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में भी फुटपाथ अवेलेबल हैं क्योंकि ये नए बसाहट में हैं थोड़े से। दिल्ली में सभी सड़कों पर आपको फुटपाथ दिखेंगे सारे पर।
बल्कि ब्लाइंड लोगों के लिए आपको येलो कलर का टाइल्स भी बिछा हुआ दिखेगा। पटना में भी कुछ कुछ शहरों पर मैंने देखा बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने फुटपाथ बनाया हुआ है। तो कहीं कहीं पर तो दिखते हैं, लेकिन अभी अगर हम छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर सड़कें बामुश्किल से हैं, तो फुटपाथ तो अभी कम ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून 2026 को दिए फैसले में 19 जून के फैसला दिया है, आज 23 जून है। सीमांकित और अच्छी तरह से बनाए गए फुटपाथ पर चलने की स्वतंत्रता को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। इन्होंने कहा कि घोषित होगा, कर दिया इन्होंने। अदालतों ने माना कि यह अधिकार मोटर चालन वाहनों के चलने के विशेषाधिकार से ऊपर है। अदालत ने कहा कि मोटर वाहन जो चलित वाहन हैं उनके विशेषाधिकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ। ये अदालत ने स्पष्ट कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम जो है वो इसका उल्लंघन भी कर रहा है, तो हम उसे भी स्क्रैप कर सकते हैं, उसे भी कम कर सकते हैं। इसलिए सरकार इसको सही प्रकार से लागू करे, सभी जगहों पर फुटपाथ हो, क्योंकि अधिकार है। अगर अब आपके शहर का किसी रोड पर अगर आपको चलने में दिक्कत आ रही तब आप डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकार का मतलब यही होता है कि हमको हमारे सड़क पर फुटपाथ नहीं मिल रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, आप कृपया इस पर कार्रवाई करें। ये होता है फंडामेंटल राइट घोषित करने का तात्पर्य, कि अब किसी भी सड़क पर किसी को चलने में दिक्कत आए, फुटपाथ ना मिले, तो वो जा सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और दरवाज़ा खटखटा कह सकता है। हालांकि बहुत महंगा दरवाज़ा है सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ तक जाना सबके बस की बात अभी है नहीं। संविधान के तहत मान्यता, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा जिन्होंने यह फैसला लिखा, कहा कि चलने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) के तहत अभिव्यक्ति, सभा और संघ, एक्सप्रेशनल, उसके अलावा कांग्रेगेशनल एंड एसोसिएशनल के अधिकार का प्रतीक है। सभा, संघ और अभिव्यक्ति, इन प्रकार में यह भी है शामिल। इसीलिए हम राइट टू वॉक को फंडामेंटल राइट आज से घोषित कर रहे हैं और कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार चलने को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है और आप सभी को भी चलना चाहिए। अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की आलोचना की, जो वाहनों को प्राथमिकता देता है। सरकार को पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए एक वैधानिक ढांचा बनाने को कहा है। वही जो मैं आपको समझा रहा था कि अब सरकार को किसी भी सड़क निर्माण करते समय फुटपाथ जो है वो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन फुटपाथ पर तो यहाँ पर दुकान लगा करके बैठ जाते हैं लोग, ये भी तो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने चलने का अधिकार योजना बनाने, लागू करने, क्रियान्वित करने के लिए पूर्णकालिक नियामक स्थापित करने का सुझाव दिया है कि फुल टाइम रेगुलेटर भी स्थापित करो। सरकार को कहा है कि चलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फैसलों की एक प्रति संबंधित मंत्रालय को भी भेजा गया है और कहा गया है कि इस पर जल्द से जल्द आप क्या करें, तो जल्द से जल्द फैसला लें। अदालत ने पिता को 11 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जिस बच्चे की मृत्यु हो गई थी, 5 साल के बच्चे को उसके पिता के साथ स्कूल जाते समय ट्रक ने कुचल दिया था। बच्चे की मृत्यु हो गई, पिताजी बच गए थे, तो उनको 11 लाख रुपये का राशि दिया गया है, संवेदनाओं को व्यक्त करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक है खीर भवानी मेला। कहाँ पर यह हो जाता है भाई, कहाँ पर होता है, तो जम्मू कश्मीर में। और कश्मीरी पंडित जो हैं उनका यह क्या है, तो उनका यह त्यौहार है। यह वार्षिक मेला जम्मू और कश्मीर के गांदरबल ज़िले में तुल्ला मुल्ला गांव में आयोजित किया जाता है। यह श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मेला हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ अष्टमी को अवसर पर मनाया जाता है। आमतौर पर मई या जून महीने में ही जनरली होता है। ये किसके लिए मनाया जाता है, तो यह मेला मंदिर देवी राज्ञा देवी को समर्पित है। सवाल पूछा जाएगा कि खीर भवानी मेला है, कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है, किससे समर्पित है, किस देवी देवता को समर्पित है, इस प्रकार की चीज़ें पूछ सकता है। यह मेला मंदिर देवी राज्ञा देवी से समर्पित है। देवी राज्ञा देवी को देवी दुर्गा या त्रिपुर सुंदरी का ही एक रूप माना जाता है। भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए दूध और खीर, चावल की खीर का भोग लगाते हैं। इसी मुख्य प्रसाद के कारण देवी को खीर भवानी कहा जाता है। इनका प्रसाद जो होता है वो खीर होता है, तो यही खीर यहाँ पर भोग लगाया जाता है। इसी कारण से इसका नाम जो है क्या पड़ गया, खीर भवानी मेला। देश के आर्ट एंड कल्चर, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। पौराणिक कहानी तो रामायण से जुड़ाव है। मंदिर की खोज, ये एक अन्य किंवदंती के अनुसार देवी ने स्थानीय ब्राह्मण पंडित रघुनाथ गौदरू, ये कश्मीरी पंडित होते हैं,
कि सपने में आकर के इस पवित्र जलकुंड के स्थान के बारे में बताया था। इसके बाद इस स्थान को खोजा गया, यहाँ तीर्थ स्थल की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक पवित्र कुंड है जिसे माना जाता है कि कुंड का रंग जो है समय समय पर बदलता रहता है, और कुंड का रंग काला हो जाए मतलब कुछ खराब होने वाला है। इस प्रकार की मान्यताएं हैं। मान्यताएं तो होती ही हैं। पवित्र कुंड और मान्यताएं, यही षटकोणीय पवित्र जल कुंड है जिसके मान्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या यहाँ पर होता है। सांस्कृतिक महत्व भी है इसका, और सांप्रदायिक रूप से सौहार्द का इस समय वातावरण होता है, सभी लोग मिल कर के मनाते हैं। नेक्स्ट पेट्रोलियम फैक्ट है क्रेड, नाम तो सुना ही होगा। क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह हैं। इनको व्हाट्सएप के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। मेटा ने एक आश्चर्यजनक परिवर्तन किया है। मेटा यानी कि पेरेंटल कंपनी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब की जो पेरेंटल कंपनी है उसका नाम मेटा ही है। तो मेटा ने आश्चर्यजनक नेतृत्व परिवर्तन करते घोषणा की है कि फिनटेक फर्म क्रेड के संस्थापक कुणाल शाह व्हाट्सएप के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यह बिल कैथकार्ट का स्थान लेंगे। इनका भी नाम याद रखिएगा, पीपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछेगा, उसमें ये भी पूछ सकता है कि अभी जो बने हैं कुणाल शाह, इससे पहले कौन थे, जिन्होंने 2019 से लगभग 7 वर्षों तक इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही मेटा ने क्रेड में लगभग $900 मिलियन, करीब 8,550 करोड़ रुपये का निवेश करने का भी निर्णय लिया है। ये एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा किसी भारतीय फिनटेक में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। भारतीय फिनटेक का मतलब क्रेड जो है यह भारतीय कंपनी है। फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है। प्रचार भी आप देखते होंगे, मैच के दौरान क्रेड का प्रचार बहुत बार आता है। कुणाल शाह क्रेड में अपनी कार्यकारी जिम्मेदारी से अलग हो जाएंगे, मेटा के वैश्विक नेतृत्व टीम में शामिल होंगे। हालांकि वे फिनटेक कंपनी में अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी बना करके रखेंगे। तो कुणाल शाह को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे देश के कुणाल शाह हैं जो व्हाट्सएप के प्रमुख बनाए गए हैं। विल कैथकार्ट मेटा के भीतर अगली पीढ़ी के उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अलग भूमिका उनको दी गई है। तो ये आज के कुछ टॉपिक थे जिसे हमने पढ़ा है। बाकी आगे के न्यूज़ कल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।